गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। बच्चों, हम चैप्टर 16 में सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सजीवों में किस प्रकार से नियंत्रण होता है और उनके बीच में कैसे समन्वय होता है ना। तो आइए देखते हैं। आप विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। सोचिए कि यदि इन अंग तंत्रों में आपसी तालमेल या समन्वय ना हो तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, जितने भी सजीव होते हैं उनके बीच में उनके जो विभिन्न अंग तंत्र होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इन अंग तंत्रों में आपसी में किस प्रकार से तालमेल होता है, वे मिलजुल कर किस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं, यदि समन्वय नहीं होता तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम मनुष्य के शरीर की तुलना एक बड़े कारखाने से कर सकते हैं। जिस तरह कारखाने के अनेक विभाग होते हैं तथा प्रत्येक विभाग का अलग अलग कार्य होता है, सभी विभागों में समुचित समन्वय और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रबंधक होता है ना। जो इसी प्रकार शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, सांस लेना, भोजन का पचना, गति करना, सूंघना आदि में भी समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है तंत्रिका तंत्र द्वारा और सेकेंड है रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, भोजन हमारा पचता है, हम गति करते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के लिए क्या होता है, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य दो प्रकार से होता है। किस प्रकार से, एक तंत्रिका तंत्र द्वारा और एक रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो बच्चों, हम देखते हैं सजीवों में ये भोजन का पचना, सांस लेना, ये सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग अंग बने हुए हैं, है ना, और अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। तो ये सभी अपना जो कार्य करते हैं, ये अपना कार्य अच्छे से करते हैं और इन सब के बीच में तालमेल यानी कि समन्वय अच्छा बना होता है। यदि ये शरीर पर बुरा प्रभाव डालेंगे बच्चों, यदि तालमेल अच्छी नहीं होती, तो जैसे कि मान लो पचने की क्रिया में, पाचन की क्रिया में जो अंग है, पाचन की क्रिया में जो अंग तंत्र है, वे अपना काम अच्छे से नहीं करते, तो क्या होता, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है ना। तालमेल नहीं बन पाता, इससे क्या होता, बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। इसलिए समन्वय और नियंत्रण के वजह से ही जो हमारा शरीर है उसमें जो भी कार्य होते हैं, सांस लेना, भोजन पचना, गति करना, ये सभी कार्य अच्छे से हो जाते हैं, है ना। हम ये भी देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से हम जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सभी विभाग के सभी टीचर्स, है ना, किस प्रकार से आपस में तालमेल समन्वय बना होता है। इसलिए वे सभी अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक तालमेल बना होता है बच्चों, जिससे ये कार्य अच्छे से होता है ना। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी है कि तालमेल सब जितने भी अंग होते हैं बच्चों, सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं, है ना। तो बच्चों, जिस प्रकार से स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो पूरे स्कूल को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी नियंत्रण होता है और विभिन्न अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। इसी प्रकार से स्कूल में भी होता है बच्चों। विभिन्न टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं और सभी अपना काम अच्छे से करते हैं। आइए देखते हैं 16.1 में तंत्रिका तंत्र, इसके प्रमुख अंग हैं। तो तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं बच्चों, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं और संवेदी अंग हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों संवेदी अंग के बारे में। यहाँ पर डायग्राम भी दिए हुए हैं मानव तंत्रिका के, जहाँ पर देखते हैं हम मस्तिष्क, कपाल तंत्रिकाएं हैं यहाँ पर, और ये मेरुरज्जु है और ये तंत्रिकाएं हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं मस्तिष्क। यह शरीर का कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है बच्चों, ये मस्तिष्क जो होता है ये कोमल होता है, मुलायम होता है और ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तथा खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। ये खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ये मस्तिष्क सुरक्षित होता है। यह बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की जानकारी मस्तिष्क को होती है। तो यहाँ बच्चे हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं और किसी को पहचानना होता है या किसी भी चीज़ों को पहचानना होता है, स्पर्श करना यानी कि हम छूकर देखते हैं तो हम किसी भी चीज़ की जानकारी हमें हो जाती है छूने के बाद कि वो मुलायम है, कठोर है या फिर कैसा है ना। स्वाद, कैसा स्वाद है हमें पता चल जाता है। गंध, कैसा गंध है, अच्छा गंध है, खराब है, ये सभी हमको पता चल जाता है। तो आदि क्रियाओं का पर नियंत्रण रखता है। तो मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है ना। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की जानकारी मस्तिष्क को होती है बच्चों, है ना। अब देखते हैं सेकेंड में मेरुरज्जु। मस्तिष्क का पिछला भाग पतला होकर लंबी बेलनाकार नली का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मस्तिष्क का पिछला भाग होता है बच्चों, ये वाला भाग है ना, हम लोग का ये खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क है जो मुलायम होता है, तो यहीं से एक पिछले भाग में जो मुलायम बेलनाकार पतला होकर लंबी बेलनाकार आकार का रूप लेता है। ये जो लंबा आप लोग देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, मेरुरज्जु कहलाता है ना। इसे मेरुरज्जु कहते हैं बच्चों। और ये रीढ़ की हड्डी की नलिका में सुरक्षित रहता है। जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है, उस नली जो बना होता है रीढ़ की हड्डी वाली नली, उसमें ये मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है ना। और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के हर हिस्से से जुड़ा रहता है, अतः इसे शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये जो आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ये मेरुरज्जु है और मेरुरज्जु से जितने भी तंत्रिकाएं तंत्र हैं, ये सभी मेरुरज्जु से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी कुछ होता है शरीर में, जितने भी परिवर्तन होते हैं, तो ये सभी मेरुरज्जु को जानकारी प्राप्त होती है और मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक ये बात पहुंच जाती है ना। और ये पता चल जाता है जो भी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बच्चों जो शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से और कैसे प्राप्त होती हैं, उसे हम देखते हैं। थर्ड में देखिए तंत्रिकाएं। ठीक है, चित्र 16.1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तंत्रिका है ना। तो देखा है, हम देख चुके हैं बच्चों कि तंत्रिकाएं धागे के समान रचना है जो शरीर में जाल के समान फैली रहती है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से ये धागे के समान दिखाई दे रहे हैं और एक जाल की तरह पूरे शरीर में फैली होती हैं ये तंत्रिकाएं। ठीक है, अब देखिए, जो शरीर में जाल के समान फैली रहती है और शरीर के प्रत्येक भाग को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क से जोड़ती है। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है संवेदी तंत्रिका, सेकेंड है प्रेरक तंत्रिका। वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाती है, उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं अपने संवेदी अंगों के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से हमारे त्वचा, नाक, मुंह, कान और हमारा जीभ, है ना, मुंह के जगह पे जीभ होता है। ठीक है, जीभ हमारा संवेदी अंग होता है, त्वचा हमारा संवेदी अंग होता है, आँख और नाक और कान, ये हमारे 5 अंग होते हैं जो संवेदी अंग होते हैं। और जब भी हमारे त्वचा, हम जैसे भी हम स्पर्श करते हैं जो कुछ को भी, हमें तुरंत मेरुरज्जु तक ये बात पहुंचती है और मस्तिष्क को ये जानकारी मिल जाती है ना। तो ये हमारे सभी संवेदी अंग हैं बच्चों। तो यहाँ संवेदी तंत्रिकाएं हैं, जितने भी ये तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये संवेदी तंत्रिकाएं होते हैं बच्चों, जिसके वजह से हमारे मस्तिष्क
मस्तिष्क तक बात पहुंच जाती है कि हम जो भी देखते हैं, हम जैसा स्मेल करते हैं, जो भी गंध स्मेल सूंघते हैं तो पता चल जाता है अच्छा है ख़राब है, जैसा भी हमें स्मेल आता है हमें पता चल जाता है संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा। जो कुछ भी हम देखते हैं, डरावना चीज़ देखते हैं या फिर कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं जिससे हम खुश हो जाते हैं देखकर, तो ये सभी तंत्रिकाओं के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है बच्चों। इसी प्रकार से हम जो कुछ भी ध्वनि जैसे होता है सुनते हैं, तो कुछ ध्वनि ऐसा होता है जो हमें सुनने का मन नहीं करता है ना, शोर वाला ध्वनि होता है। कुछ ध्वनि हमें प्रिय होती है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, जैसे गाने वगैरह हमें कितने अच्छे लगते हैं। और उसी जगह पे क्लास पे बच्चे लोग हल्ला करने लगें तो वो सुनने का मन नहीं करता है, वो हल्ला होता है ना। सभी बच्चे एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारा शोर होने लगता है। तो ये भी हमें कैसे पता चलता है बच्चों, संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा हमें पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेरक तंत्रिका हैं, तो वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क तथा अथवा मेरुरज्जु तक ले जाती है उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। तो हम संवेदी तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ चुके बच्चों। वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती है उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाए तो हम पैर तुरंत हटा लेते हैं बच्चों। हमारा शरीर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करता है और तुरंत प्रतिक्रिया भी करता है ना, उसके प्रति क्रिया करता है। ठीक है बच्चों, प्रतिक्रिया मतलब उसके प्रति क्रिया करता है। जैसे कि हम किसी भी गर्म वस्तु को छू लेते हैं या फिर पैर से टच हो जाता है, या फिर हम अचानक से हमें पता नहीं होता कि ये बर्तन गर्म है और हम जाकर पकड़ लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम तुरंत पैर हटा देंगे या हम जो पकड़े हुए हैं बर्तन, गर्म बर्तन, उसको तुरंत छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन है बच्चों उनका अनुभव कर लेता है ना। पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं बच्चों, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा मौसम टेम्परेचर होते रहता है बच्चों, कि कभी हमारा टेम्परेचर अधिक हो जाता है, कम हो जाता है मौसम का, वातावरण का, तो हमें पता चल जाता है कि गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है। इसी प्रकार से हम और कुछ भी पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, है ना, बहुत अधिक ठंडी लगती है, जैसे विंटर के समय बहुत अधिक ठंडी लगती है तो हमें महसूस हो जाता है ठंडी का। तो ये सब पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, बारिश होने लगती है, वो सभी हमें अनुभव हो जाता है बच्चों। परिवर्तन जितने भी होते हैं उनका अनुभव हमें हो जाता है और हम उसी के प्रति यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया भी करते हैं। हमारे आसपास होने वाले ये परिवर्तन उद्दीपक कहलाते हैं। जैसे बच्चों, कांटा हमारे पैर पे गड़ गया, अचानक से कांटा चुभ गया हमारे पैरों पर, तो हम तुरंत पैर को उठा लेते हैं और उस कांटे को निकालते हैं, है ना, तुरंत निकालते हैं। तो हम बच्चों जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं हम उसके प्रति तुरंत ही क्रिया करते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया करते हैं, है ना, उसके प्रतिक्रिया करते हैं और तुरंत कांटा निकाल लेते हैं। ये संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ही पॉसिबल होता है बच्चों। और उनके अनुसार शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं को अनुक्रिया कहते हैं। तो उनके अनुसार, है ना, जो भी हमारे शरीर में होता है, परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वातावरण में परिवर्तन होता है तो हम उसके प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में जो भी होने वाली प्रतिक्रिया है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया को ही अनुक्रिया कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में गर्म वस्तु उद्दीपक है ना बच्चों। जो ऊपर में हम देखें तो जो गर्म वस्तु होता है वही क्या होता है, उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास होने वाले ये परिवर्तन ही उद्दीपक कहलाते हैं। तो हमारे आसपास में कौन से परिवर्तन हुए, तो हम देखते हैं कि गर्म वस्तु, जो भी गर्म वस्तु होता है वो पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ है ना, वो वस्तु गर्म हुआ है, तो वही हमारा उद्दीपक कहलाता है बच्चों। ठीक है, और पैर का तुरंत हटा लेना ये क्या है, अनुक्रिया है, क्योंकि हम उसके प्रति
प्रतिक्रिया किए, हम जो गर्म वस्तु है उसके प्रति प्रतिक्रिया किए तो प्रतिक्रिया को ही अनुक्रिया कहा जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जब हम अपने पैर को तुरंत हटा लेते हैं गर्म वस्तु से, जब हमारा पैर टच होता है गर्म वस्तु से तो हम अपना पैर तुरंत हटा लेते हैं, तो ये तुरंत हटा लेना ही अनुक्रिया कहलाता है। नीचे दी गई परिस्थितियों के आधार पर सारणी 16.1 को भरें। तो यहाँ पर सारणी दी गई है बच्चों। सारणी 16.1 में परिस्थिति दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे धमाके की आवाज़ से चौंकना, तो उद्दीपक क्या कहलाएगा? धमाके की आवाज़ क्या है? उद्दीपक है, क्योंकि पर्यावरण में कौन सा परिवर्तन हो रहा है? धमाके की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और अनुक्रिया मतलब कि अनुक्रिया में क्या हो गए, हम सुनकर बहुत आवाज़ जो आती है धमाके वाली आवाज़, जैसे पटाखा वगैरह फटता है बच्चों, है ना। तो पटाखे जब फटते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आते हैं, तो हम उसको सुनते हैं अचानक से तो चौंक जाते हैं, है ना। तो धमाके की आवाज़ में हम कौन सा अनुक्रिया करेंगे? चौंकना अनुक्रिया करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं परीक्षा के नज़दीक आने पर घबराहट होना, है ना। तो जैसे परीक्षा का नज़दीक आना बच्चों, तो परीक्षा यहाँ पर उद्दीपक क्या कहलाएगा? हमारा परीक्षा, है ना। तो परीक्षा हमारा उद्दीपक है और हम अनुक्रिया में क्या करेंगे? घबराहट। जब परीक्षा होती है बच्चों तो हमें बहुत डर लगता है और हम बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसा क्वेश्चन आएगा, पेपर बनेगा नहीं बनेगा। इस प्रकार से हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, डर मन में बैठ जाता है ना। तो परीक्षा यहाँ पर हमारा क्या है? उद्दीपक है और घबराहट यहाँ पर हमारा अनुक्रिया है, ठीक है। ठंड में ठिठुरना, ठीक है। तो हम किस वजह से ठिठुर रहे हैं बच्चों? ठंड के वजह से। तो यहाँ पर उद्दीपक क्या होगा? हमारा ठंड होगा और अनुक्रिया क्या होगा? ठिठुरना। हम काँपते हैं, है ना। क्या होता है? हम काँपते हैं, ठिठुरना यानी कि आवाज़ भी आने लगती है, मुंह से हम आवाज़ करते हैं ठिठुरने वाली, है ना। ऐसा ठंड की वजह से होता है बच्चों। तो अनुक्रिया क्या हो रहा है? हम ठिठुर रहे हैं। किस वजह से ठिठुर रहे हैं? ठंड की वजह से। इसलिए उद्दीपक हमारा ठंड होगा और ठिठुरना हमारा अनुक्रिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आना। तो बच्चों यहाँ पर मनपसंद भोजन क्या है? हमारा उद्दीपक है ना। भोजन हमारा क्या है? उद्दीपक है, मनपसंद भोजन। और अनुक्रिया क्या है? मुंह में पानी आना। तो पानी आना ये क्या है? अनुक्रिया है। हमारा अनुक्रिया क्या है? पानी आना। हम कोई भी चीज़ देखते हैं बच्चों, खाने वाली चीज़ देखते हैं तो जो हमारे मनपसंद के होते हैं तो हमारे मुंह से तुरंत पानी आने लगते हैं, है ना। उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो जब हम अपने मनपसंद भोजन देखते हैं तो उसके प्रति अनुक्रिया हम किस प्रकार से करते हैं? मुंह में पानी आता है, वही हमारा अनुक्रिया है। आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाना, ठीक है। तो यहाँ पर आवाज़ क्या है? उद्दीपक है और गर्दन घुमाना क्या है बच्चों? उसके प्रति अनुक्रिया करना। हमें कोई भी बुलाता है, आवाज़ देकर बुलाता है, ठीक है, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं? गर्दन घुमाते हैं, ठीक है। तो या किसी भी आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है, तो हम अपना गर्दन घुमा लेते हैं। तो गर्दन घुमाना अनुक्रिया है और आवाज़ उद्दीपक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सारणी 16.1 आप लोग भर सकते हैं बच्चों, इसे समझ चुके हैं। अब देखिए ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमारी बाहरी परिस्थितियों से हमें उद्दीपक मिल रहे हैं, उद्दीपन मिल रहे हैं। यह बाह्य उद्दीपन है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य उद्दीपन, क्योंकि ये बाहरी हमारे क्या है? परिस्थितियों से हमें उद्दीपन मिल रहे हैं, है ना, बाहरी परिस्थितियों से। इनके अलावा कुछ उद्दीपन आंतरिक होते हैं, है ना। इनके अलावा कुछ उद्दीपन होते हैं बच्चों जो आंतरिक होते हैं। ये कितने? ये सभी बाह्य थे, है ना। बाह्य परिस्थितियों से उत्पन्न जो उद्दीपन है वो थे। यहाँ पर है आंतरिक उद्दीपन देखेंगे, जैसे कि पाचक नली में भोजन पहुँचने पर पाचक रसों का स्राव आदि। जब हमारे स्टमक में बच्चों छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है, आप सभी जानते हैं। तो हमारे आमाशय में जब भोजन की पचने की क्रिया होती है तो उनमें क्या होती है? पाचक रस होते हैं जिनका स्राव होने लगता है। ये आंतरिक उद्दीपन होता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं हम 16.2 प्रतिवर्ती क्रियाएं, है ना। हम इस प्रतिवर्ती क्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। अब शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं
जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है ना। जैसे बच्चों हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि हमारे जो आँखों की पलकें होती हैं वो झपकते रहती हैं, है ना, बार बार झपकती हैं, तो इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है बच्चों, ये अपने आप ही होता है, ठीक है। और ये हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता कि हम जब तक रोकना चाहें रोक लें, फिर ऐसा तो ये नहीं होता, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है, ये हमेशा होते ही रहता है ना, स्वयं से। जैसे अधिक सर्दी लगने पर काँपना, है ना, बहुत अधिक सर्दी लगती है तो हम काँपने लगते हैं, यानी कि ये बहुत ठंडी भी लगती है तो हम काँपने लगते हैं, है ना, ठंडी की वजह से काँपते हैं। तो ये कुछ ऐसी क्रिया है बच्चों, ये इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, इस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। छींकना, हमें अचानक से छींकें आती हैं, आप सभी जानते हैं, हम अचानक से छींकने लग जाते हैं। तो ये जो छींकने की क्रिया भी है बच्चों, ये भी हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इसे प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा का नियंत्रण इन पे नहीं होता। हम चाहें तभी छींकें, हम ना चाहें तब ना छींकें, इस प्रकार से नहीं होता है। क्या होता है, हमें अचानक से छींकें आ जाती हैं, हमारे इच्छा इसमें हो चाहे ना हो, है ना। मुंह में लार आना, मुंह में लार, अगर हम अच्छे भोजन देखें बच्चों, खाने वाली चीज़ें देखें तो हमारे मुंह में लार आ जाते हैं, पानी आ जाते हैं। पानी आना या फिर लार आना एक ही बात है, ठीक है। तो मुंह में लार आना ये भी हमारे इच्छा नहीं होता, यानी कि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। पलके झपकना आदि, ठीक है, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये जितने भी कार्य हैं बच्चों ये इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हमारी इच्छा से संचालित होती हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, गर्दन घुमाना, झुकना आदि, है ना। इन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार उठते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार बैठते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार गर्दन घुमाते हैं या झुकाते हैं, तो ये सभी हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, ये सभी कार्य, इसलिए इन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। कभी कभी अनैच्छिक क्रियाएं तुरंत व स्वतः होती है ना। कभी कभी अनैच्छिक क्रियाएं तुरंत होती है, जैसे हम छींकते हैं बच्चों, है ना, तो छींकने की क्रिया तुरंत हो जाती है और स्वयं से हो जाती है। तो यहाँ देखिए तुरंत व स्वतः होती है और हमें विभिन्न खतरों से बचाती है ना। देखिए कुछ ऐसे भी उदाहरण दिए हुए हैं अनैच्छिक क्रियाएं के, जो स्वतः होती है और हमें विभिन्न खतरों से बचा भी लेती है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में होने वाले जो खतरा होती है उनसे हमें बचा लेती है। तो यहाँ पर देखिए, आइए दैनिक जीवन में उदाहरणों से इसे समझें। जैसे रास्ता पार करते समय आपका ध्यान कहीं और है ना। इस समय कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए तो आप तुरंत रुक जाते हैं बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है, हम बाइक चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं, है ना, अचानक से सामने कोई कुत्ता या फिर बिल्ली आ गया तो हम अचानक रुक जाते हैं, ऐसा भी होता है। या फिर हम रास्ता क्रॉस करते रहते हैं, हमें इस पार से उस पार जाना है, रोड के उस पार जाना है, तो अचानक हम नहीं देखते रहते हैं, फिर गाड़ी अचानक आती है तो हम रुक जाते हैं, अचानक से रुक जाते हैं। तो ये कार्य तुरंत होता है बच्चों, है ना। तो इस समय कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए तो आप रुक जाते हैं। तेज़ धूप में आँखों की पलकें आधी मूंद जाती है ना, आधी मूंद जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, आधी बंद होने लगती है। जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है, बहुत अधिक धूप होता है बच्चों, तो हम देख नहीं पाते हैं, धूप में हमारी आँखें क्या होती हैं, आधे मूंद जाती हैं, बंद होने लगती हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तनों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक और अचानक होती है ना। ये सभी जो प्रतिक्रियाएं हैं बच्चों ये अचानक होती हैं, ठीक है। और इन क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु से होता है। इन क्रियाओं का जो संचालन होता है बच्चों ये मेरुरज्जु से होता है। इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख रहे हैं बच्चों, किस प्रकार से प्रतिवर्ती चाप है, ये हमारा मेरुरज्जु होता है इसका,
जो आंतरिक संरचना यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि किस प्रकार से मेरुरज्जु होता है, उसकी पेशी होती है, संवेदी तंत्रिकाएं इससे जुड़े हुए होते हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं। और ये जो है पेशी से मेरुरज्जु पे जाती है, यही प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। और ये संवेदी अंग हैं, आप लोग ये देख रहे हैं। और ये ही क्या है, बाहरी जो होती है उद्दीपक होते हैं। जो भी बाहरी हम जो कुछ भी देखते हैं, वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो हमारा सभी क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं बच्चों। इसी के द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं, संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं इन उद्दीपक को, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी तंत्रिकाएं संदेश मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है बच्चों, इसमें जो संवेदी तंत्रिकाएं होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, संदेश मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। जो भी संदेश होते हैं, या तो हमें हमारे पैर में कांटे चुभते हैं, या फिर कोई गर्म वस्तु हमारे पैरों से टच हो जाती है, या हमारे हाथों से टच हो जाती है, तो ये सभी जो संदेश हैं इसको मेरुरज्जु तक ले जाने का कार्य कौन करता है, संवेदी तंत्रिकाएं करते हैं, ठीक है। और आदेश प्रेरक तंत्रिका द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। आदेश के रूप में, है ना, प्रेरक तंत्रिका द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि पूरे अंगों में, है ना, जितने भी हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सभी अंगों में प्रेरक तंत्रिका ही क्या करते हैं, अंगों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार एक चाप बन जाता है ना, इस प्रकार से क्या बन जाता है, एक चाप बन जाता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे अभी हम डायग्राम में देखें बच्चों, चित्र 16.3, मस्तिष्क को इसकी सूचना प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न हो जाने के बाद होती है ना। तो मस्तिष्क को इसकी सूचना कब पहुंचती है बच्चों, जब प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तब इसके बाद में पहुंचती है, यानी कि इसके बाद में होती है, मस्तिष्क को इसकी सूचना का पता चलता है ना। सारणी 16.2 में दी गई क्रियाओं का संबंध जिन संवेदी अंगों से है उन्हें लिखें। तो यहाँ पर जैसे देखो बच्चों, कुछ क्रियाएं दिए हुए हैं सारणी 16.2 में। क्रिया में सुई का चुभना है, फूलों की खुशबू, स्वाद चखना, रंग दिखाई देना, आवाज़ सुनना, गर्म वस्तु का स्पर्श। तो हम यहाँ देखते हैं सुई का चुभना, तो त्वचा से संवेदी अंग किस पे सुई का चुभना है, तो किससे पता चलता है बच्चों, यहाँ त्वचा से पता चलता है। वैसे ही फूलों की खुशबू, तो संवेदी अंग हमारा नाक से पता चलेगा, फूलों की खुशबू बच्चों। स्वाद का चखना, तो ये सभी को नहीं बताऊंगी बच्चों, इसे आपको इस सारणी को कंप्लीट करना है, और ये आप लोगों का होमवर्क है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे कंप्लीट करके बनाकर बताएंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, इनके उत्तर लिखिए। तो आपको मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, सिर्फ इसके आंसर लिखने हैं और सारणी बनाने हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है बच्चों इसका आंसर लिखकर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हमारी त्वचा, नाक, जीभ, आँख और कान संवेदी अंग हैं जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। इन्हें ज्ञान इंद्रियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो 16.3 है, रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।